हेलो गाइस, दिस इज़ अदिति पांडे। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इकोनॉमी का चैप्टर 3। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आज़ादी के बाद उसकी स्थिति क्या थी। उसके अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ जाना था, जैसे निजीकरण, पूंजीवाद इत्यादि, वैश्वीकरण, ये सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे। तथा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले कैसी थी तथा उसकी स्थिति क्या थी, उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि उसमें लाइसेंस पद्धति इत्यादि आई थी एक्सेट्रा। आज हम लेसन 3 में क्या पढ़ेंगे कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है अब तो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए जा चुके थे, परंतु उसकी जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मतलब जो समाज होता है उसमें दो तरीके के लोग रहते हैं। हाँ, आई नो कि जाति के आधार पे देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु अगर क्लास के आधार पे देखा जाए तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास और एक अपर क्लास। मतलब मिडिल क्लास और अपर क्लास ऐसे क्लासेस होते हैं जो कि मतलब जिनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाती हैं। अपर क्लास क्या होते हैं कि वो ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, वो हाई प्रोफाइल लाइफ को जीते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो सारी आसानी से पूरी हो जाती हैं। तथा जो लोअर क्लास होते हैं उन्हें अपनी ज़रूरतों को भी काटना पड़ता है। तो जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, मतलब जिनका जो आर्थिक स्थिति है, मतलब वो इतना नहीं कमा पाते हैं जितना उनका व्यय खर्च है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि किसी इंसान का जो व्यय खर्च है वो कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरतों से भी कम हो तो वो इंसान निर्धन कहलाता है। ये नहीं कि जिसका व्यय खर्च मतलब जिसकी फालतू की ज़रूरतें हैं, जैसे कि घूमने जाना, ये करना, वो करना, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव चीज़ें लेना, ये सब ज़रूरतें नहीं कहलाती हैं। ये हमारी एक तरह से इच्छाएं होती हैं जो हम पूरी करते हैं। ज़रूरतें मतलब बेसिक ज़रूरतें, जैसे कि भोजन, पानी, रहने को घर और कपड़े इत्यादि, ये सब बेसिक ज़रूरतें होती हैं। आपने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, हाँ, तो ये तीनों बेसिक ज़रूरतें हैं। और थोड़ा थोड़ा मोबाइल भी, आई थिंक, वैसे फ़नी है बट लिटरली मोबाइल तो इम्पोर्टेंट हो ही गया आजकल। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे कि निर्धनता क्या है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया कि निर्धनता क्या है, निर्धनों की पहचान कैसे होती है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अब कोई मुंबई के मलाड में तो निर्धन नहीं रहते हैं ना। निर्धनों की पहचान कैसे होती है, क्या मतलब है, जो छोटे जगह पे रहते हैं, जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, जो मतलब छोटे कार्य करते हैं इत्यादि, वो निर्धन हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि निर्धनता का मुख्य कारण क्या है। क्या आप में से किसी को पता है कि निर्धनता का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही सिंपल से कारण है उसके। पहला तो एक मतलब शिक्षा की कमी। यदि किसी इंसान को शिक्षा न प्राप्त हो, अर्थात वो अशिक्षित हो, तो वो अपने लिए कैसे कमाएगा। हाँ, वो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि बिज़नेस करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, परंतु अगर पैसा भी ना हो और आप शिक्षा भी आपने नहीं ली, शिक्षा के तो कई सारे वो है ना कि गरीब इंसान भी शिक्षा ले सकता है। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, स्कॉलरशिप्स हैं इत्यादि, जिससे गरीब व्यक्ति भी शिक्षा को ले सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि गरीब व्यक्ति भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब होगा, क्योंकि हाँ, वो एक छोटा मोटा बिज़नेस ही शुरू कर पाएगा, लेकिन शिक्षा से कहीं ना कहीं आप वो सभी उपलब्धियों को मतलब जो भी आपकी मंजिल है आप उसे पा सकते हैं अगर आप शिक्षा के राह पे चल दें तो सबसे पहला तो कारण यही है कि अनएजुकेशन है, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं हैं, लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आज भी भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। बहुत से ऐसे भी राज्य हैं जहाँ लड़कों तक को नहीं पढ़ाया जाता है कि बिज़नेस ही कर लेंगे। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप बिज़नेस में प्रॉफिट या लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे। आपको पढ़ना कहीं ना कहीं आवश्यक है और ज्ञान तो जीवन में ज़रूरी होता है। मैंने कई लोगों को सुना ही कहते कि बिल गेट्स ने भी तो पढ़ाई नहीं की है, मुकेश अंबानी भी बहुत नहीं पढ़े हैं। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ कि वो नहीं पढ़े हैं, लेकिन क्या आपने अभी उनकी ज़िंदगी देखी है कि वो अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत करते हैं।
वो एक हफ्ते में 3 बुक्स पढ़ते हैं। मैं मुकेश अंबानी की ही बात कर रही हूँ। और जो बिल गेट्स है, उनका एक हफ्ते में 4 बुक्स का रिकॉर्ड है कि वो एक हफ्ते में 4 बुक को कैसे भी ख़त्म कर देते हैं। ज़िंदगी में इंसान को पढ़ना तो पड़ता ही है। या तो आप मतलब 25 साल की उम्र से पहले या 30 साल की उम्र से पहले लगन के साथ पढ़ लें तो आप जो भी चाहते हैं आपको वो हासिल हो जाएगा। अगर आप उस वक्त नहीं पढ़ते हैं तो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए किसी से बात करने के लिए आपको चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और बिज़नेस में कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होती है कि आप किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आप किसी से बात किस तरह से शुरू करेंगे अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, करंट में क्या चल रहा है। कुछ तो टॉपिक आपके पास होना चाहिए ना, कुछ इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग इंटरेस्टिंग को सुनना पसंद करते हैं। अगर आप बैठ के सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि दुनिया कैसे चल रही है, सूरज उगता है कि नहीं, तो ये सब तो नहीं है ना नॉर्मली। इस पे आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जो कि बिज़नेस में भी इम्पॉर्टेंट होता है और नॉर्मल लाइफ में भी। तो उसके लिए आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए जो आपकी स्पेशलिटी हो। तो ज्ञान तो आवश्यक है ही। तो आपने ये जो सोच रखा है ना कि बहुत से बिजनेसमैन नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ नहीं है, सभी पढ़ते हैं। और ज्ञान कहीं ना कहीं आवश्यक होता है। वो अपने बिज़नेस को चलाने के लिए बिज़नेस के हिसाब की जो बुक्स है उन्हें पढ़ते हैं। तो जिस क्षेत्र में आप रहना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो फर्स्ट कारण जैसे मैंने बताया अनएजुकेशन हो गई। दूसरा कारण क्या हो सकता है? आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, बेरोजगारी भी निर्धनता का एक कारण है। बेरोजगारी तो लाइक सबसे बड़ा कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों है? क्योंकि नौकरी नहीं मिल पाती है। उसके भी कई सारे कारण हैं, जैसे जनसंख्या की बहुत अधिक वृद्धि हो जाना। हमारे देश में जानते हैं आप 130 करोड़ हैं 2010 की जनगणना के अनुसार। तो अब तो और भी बढ़ गए होंगे। और लाइक जगह कम है और लोग बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती ही जाएगी ना। जहाँ एक ऑफिस में 200 की पोस्ट है, रहने भी चाहिए थे 150 के करीबन, लेकिन हो गए हैं 2.5 लाख। तो अब कैसे पॉसिबल होगा? इन सब चीज़ों से कंपटीशन लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है जो निर्धनता है उससे बचने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। उससे पहले जानते हैं कि भारत में निर्धनों की संख्या कितनी है। तो जब निर्धनों की संख्या का अनुपात देखा जाए तो वह निर्धनता रेखा के नीचे के जनानुपात द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसे हम व्यक्ति गणना अनुपात विधि कहते हैं। आप संभवतः देख सकते हैं कि भारत में जितने भी अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में कितने निर्धन हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या या अनुपात में कमी आई है या फिर वृद्धि हुई है। जब इस प्रकार की तुलना सामान्यतः अनुपातों और प्रतिशतों के रूप में की जाती है, तब हमें व्यक्तियों की निर्धनता के विभिन्न स्तरों यानी विभिन्न प्रकार के लेवल्स और विभिन्न प्रांतों में समय समय पर उनके प्रसार की जानकारी होती है। जनगणना क्यों शुरू की गई है? ताकि हम जान सकें कि हमारे देश में कितने लोग हैं, वो क्या क्या व्यवसाय में व्यवसायित हैं यानी कार्यान्वित हैं, वो कौन से कार्य करते हैं, कितने परसेंट लोग गवर्नमेंटेड हैं, कितने परसेंट लोग प्राइवेट हैं, कितने परसेंट लोग हैं जो हायर क्लास के हैं, कितने गरीब हैं। इन सब की जानकारी हमें जनगणना विधि के द्वारा हो जाती है तथा ये आंकड़े ही बताते हैं कि वो जो देश है वो कितनी अत्यधिक वृद्धि कर रहा है। जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, आप ये ग्राफ एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं। अगर निर्धनता पे कोई सवाल हो तो आप इस ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी एक एक लाइन को पढ़े। तो लाइक डू नॉट मतलब पूरी तरीके से एकदम शब्दों पे ही आधारित मत हो जाइए। फ्लो चार्ट्स का यूज़ कीजिए, ग्राफ्स का यूज़ कीजिए, पाई चार्ट्स होते हैं उनका यूज़ कीजिए। अपनी चीज़ों को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से बताने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से कि मतलब अगर आप कॉपी खोलते हैं और सिर्फ लिखा ही हुआ है। किसी ने रामायण पढ़ी है? रामायण में भी चित्र होता है ना, वो क्यों होता है? ताकि वो हमें इंटरेस्ट लग सके और हम उसमें अच्छे से उसे ध्यान से पढ़ें। और गीता किसने पढ़ी है? उसमें ज़्यादातर चित्र कम होते हैं, तो थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ने में। अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि उसमें एक भी फिगर नहीं दिया हुआ है।
अगर इसी तरीके से जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो सिर्फ आपकी ही 30-40 पेज की कॉपी नहीं चेक कर रहा है, उसके पास वैसे ही 2000 कॉपियाँ पड़ी होती हैं, तो उसके लिए भी वही नॉर्मल सी चीज़ है, फटाफट पेज पलटता जाता है, हेडिंग्स देखता जाता है, लाइंस थोड़ी कोई पढ़ता होगा। तो अगर आप ग्राफ के द्वारा, फ्लो चार्ट्स के द्वारा, पाई चार्ट्स को एकदम क्रिएटिव तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कॉपी कहते हैं ना कि कॉपी समझ लीजिए आप हैं, ठीक है, आप उसके सामने तो खुद नहीं जा रहे हैं ना, एग्जामिनर के सामने आप कैसे हैं, क्या हैं, नहीं पता, लेकिन आपके व्यक्तित्व की पहचान कहीं ना कहीं आपकी कॉपी देगी। तो अपनी कॉपी की राइटिंग, हेडलाइंस, स्केल से लाइन खींच के अच्छे से प्रॉपर वे में फ्लो चार्ट्स का यूज़ करके आप बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हैं। वही आपके व्यक्तित्व को डिफ़ाइन आउट करेगा कि आप काम करने के लिए कितने ज़्यादा क्रिएटिव हैं। सिर्फ ये नहीं कि रट के आए और फटाफट लिख दिया 10 पेज और दे दिया, ऐसे नहीं होता है। बहुत ही प्रॉपर वे में अगर आप करके दें तो आपको नंबर मिलेंगे। आप इस तरह से ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, कुछ राज्यों को मतलब बता सकते हैं, कुछ राज्यों के बारे में लिख सकते हैं। मोस्टली मुझे एक स्मार्ट वे लगता है कि आप कोई एक कोट ले लीजिए, जैसे कि आपने देखा कि एनसीईआरटी की जो बुक है वो भी एक कोट से शुरू होती है, ठीक है ना। तो आप मतलब किसी फेमस लीडर्स की कोट ले लीजिए, आखिर किस चीज़ पे आती हैं, ऐसे किस चीज़ पे आता है, या तो फेमिनिज़म पे आएगा, नहीं तो फिर ज़्यादातर टेररिस्ट पे आएगा, पॉलिटिक्स पे आएगा, पॉल्यूशन पे आएगा। ये 4-5 टॉपिक तो मतलब मोस्ट हाईलाइटेड रहते हैं। और आप जिस ईयर में प्रेपरेशन कर रहे हैं उस ईयर के हिसाब से भी देख लीजिए आवश्यक है, वो तो आपको मॉक टेस्ट जो होते हैं उनके हिसाब से पता चल ही जाता है। तो उसके हिसाब से कुछ कोट्स सर्च कर लीजिए जो लीडर्स ने बोले हैं, और उन कोट्स से ही शुरू कीजिए और उन कोट्स को ही डिफाइन आउट करते हुए अच्छे से उन कोट्स और एक कोट के साथ ख़त्म कर दीजिए। वो आपकी चीज़ों में क्रिएटिविटी बताएगा। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना, वो सोचेगा कि वाह, मतलब इसने इतना पढ़ा है कि उस कोट तक पहुँच गया, और उसे क्या पता कि ये आपने कल ही रात को बैठ के किया है, नहीं पता चलती है ना चीज़ें। तो इसलिए ये एक स्मार्ट वे है कि आप अपनी चीज़ों को और क्रिएटिव बना सकते हैं, मोस्टली ऐसे को, क्योंकि ऐसे जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है, और इतना ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर पढ़ता नहीं है, भले ही आप लिख दो, लेकिन अगर आप उसे क्रिएटिव तरीके से लिखते हैं तो वो पढ़ेगा, एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स पढ़ेगा। कहते हैं ना कि जो आपकी 80% क्या कहते हैं बिहेवियर के बारे में 20% चीज़ें ही 80% के बारे में बता देती हैं। तो बिल्कुल वैसी बात है कि आप 20% फ्लो चार्ट्स को इतने बेहतरीन तरीके से बनाइए कि जो एग्ज़ामिनर है वो समझ जाएगा कि हाँ आपको जानकारी है और बहुत अच्छे से है। तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट्स में दिखा सकते हैं कि कितनी जनसंख्या है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, कल फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।